हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। आप सबका स्वागत करता हूं मैं सुनील अभिव्यक्ति अपने प्राइम टाइम शो में। एक्स यूपीएस इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। आज का टॉपिक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्राइम टाइम का। और अब रेगुलर फिर 2 दिन की समझ लीजिए मेरी छुट्टी थी। कोरोना महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था व गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर प्रभाव, ये विषय जो है आज का टाइटल है। मतलब जो इन्होंने बातचीत की है उसके केंद्र में ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इन्होंने सारी बातें की है, यानी इन्होंने वो सारी बातें की है जो इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जाए, यानी हम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सके और उसके साथ साथ वीकर सेक्शन यानी जो कमजोर वर्ग है उसका भी कल्याण हो सके। तो याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण, एक विश्व के विख्यात अर्थशास्त्री भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर, तो उनका ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहे हैं किसके साथ, राहुल गांधी जी के साथ अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो वो बहुत उसमें उसके अंतर्गत कई गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। तो मैंने आगे जो भी इनके 4-5 पॉइंट थे उनको मैंने एनालिसिस किया है कि आखिर ये जो कहना चाह रहे हैं उसके पीछे क्या पूरा हिस्ट्री क्या है, आखिर जो इनके तर्क हैं उस तर्क में क्या छुपा हुआ है, वो सारी बातें मैंने आगे डिस्कस की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि श्री रघुराम राजन जी द्वारा किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी का जो आउटलुक है, क्या है, जो इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक है वो डिसाइड किया जा रहा है, कैसे होना चाहिए आउटलुक, यानी अब क्या करना चाहिए, कैसे हमें इंडिया के इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना चाहिए, कैसे हमें वीकर सेक्शन का ख्याल रखना चाहिए। तो हम यहां से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला कि आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट होनी चाहिए बट लॉकडाउन यानी को हटाना है, बट उसके साथ साथ सुरक्षा मानकों का विशेष ख्याल रखना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, वीकर सेक्शन का ख्याल रखना, उसके लिए क्या पैकेज होना चाहिए, कितना भारत के पास बजट है वो भी बताया गया है इसमें। फिर इसके बाद जो है कि वो कौन से उद्योग हैं या कौन सा उद्योग है जो जो इस समय जो हमारा सेवा क्षेत्र था उसके उसका कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा डिक्लाइन किया और आगे भी डिक्लाइन करेगा। तो ऐसे में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इमर्ज कर रहा वो उसको कहीं ना कहीं एक जो है बैलेंस करेगा, अगर इंडिया अपनी पॉलिसी मेकिंग में जो है उन चीजों को ध्यान में रखे। और इसके साथ ग्लोबल लीडर के रूप में भारत के बनने की संभावना, और जो ग्लोबल आर्थिक सिस्टम है जिसमें असमानता है, उस असमानता की पृष्ठभूमि में भारत एक अच्छे इंडस्ट्रियल कंट्री के रूप में यहां उभर सकता है, उसके पास ये मौका है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। उसके पहले अनअकैडमी के हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, आप एनी टाइम एडमिशन लेंगे। देखिए 5 एक्सक्लूसिव बैचेस अभी आपके पास आपके लिए चल रहे हैं 2021 और 22 की तैयारी, जिसमें इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम में है, बाइलिंगुअल भी है। तो देखिए जैसे पहला बैच चल रहा है मिशन यूपीएससी सीएससी 2022, ये बाइलिंगुअल बैच कोर्स है। फिर इसके बाद ये यूपीएससी का हिंदी बैच कोर्स चल रहा है। फिर इसके बाद एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी सब कुछ इसमें, यानी प्री मेंस इंटरव्यू सब, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। फिर इसके बाद देखिए मिशन यूपीएससी सीएससी के नाम से बाइलिंगुअल कोर्स है, एनलाइट यूपीएससी सीएससी के माध्यम से भी लेट नाइट बाइलिंगुअल बैच है। और मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसमें प्री मेंस सीसेट सब कुछ शामिल है, और विद एसके लाइव कोड आप सबको आना चाहिए। इसके अलावा कोई कोड आपको यूज नहीं करना है। 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है इस रेफरल कोड को यूज करने से। और जब आप इस कोड से आएंगे तो आप मुझे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी आप जो है ये सारे कोर्सेज जो मैंने अभी दिखाई, ये सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। और आप देख सकते हैं आपको आना किस में, या तो 2 इयर्स के लिए 43,200, या फिर आपको 1 ईयर के लिए आना है 36,000। क्या है 36,000। तो आपको कैसे आना है आप देख सकते हैं एसके लाइव कोड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आएंगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिलेगा मेरे साथ, जीएस एसे ऑप्शनल सी सेट, ये सब मैं खुद कराता हूं, याद रखिएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसके लाइव कोड के साथ आपको आना। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये कोड आपको यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था व गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर प्रभाव। देखिए रघुराम राजन जी ने ये जो पूरी बातचीत की है राहुल
गांधी जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और आप देखें आरबीआई के 23वें गवर्नर थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रहे यानी आईएमएफ के, और आरबीआई के पूर्व प्रमुख और अब शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। तो यानी एक नामचीन पर्सनालिटी, तो जो कहेंगे उसमें वजन रहेगा, यानी हमको उस पर विचार करना चाहिए। सवाल ये आपके लिए है कि आरबीआई का गठन किस कानून के तहत और कब हुआ है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है। ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें आप कंप्लीट करेंगे, यानी आरबीआई का गठन किस कानून के तहत, इनके गवर्नर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। देखिए अब स्टार्ट होता है कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में 40 दिनों का लॉकडाउन और जो आगे भी बढ़ने की संभावना। इनका कहना है बातचीत में कि इकोनॉमी बुरी तरह से, यानी कि सामान्य ढंग से नहीं, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, बुरी तरह से प्रभावित। आप सबको पता है कि रुचि से लेके इकोनॉमी यानी इंडस्ट्री, सर्विसेज सब प्रभावित है। तो आप देखें अ कन्वर्सेशन विद डॉक्टर रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर और डीलिंग विद द कोविड-19 क्राइसिस, यानी यहां पर राहुल गांधी जी ने इनसे बातचीत की, जिस बातचीत का विषय था कोविड-19 क्राइसिस को डील करना। ठीक है ना, ये रहा। लॉकडाउन के बीच नेता प्रतिपक्ष, यानी उनको जो है कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है प्रतिपक्ष की नेता, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की, तो उसके एक लीडर हैं। राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की। ठीक है ना, और उन्होंने क्या कहा, रघुराम राजन से देश की इकोनॉमी की चुनौतियों और चुनौतियों से निपटने के उपाय के बारे में जानकारी ली। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए कई सुझाव दिए। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या है, क्या कहा रघुराम राजन ने, आइए ये देखते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमेशा के लिए जारी नहीं रखा है, तो पहली चीज तो ये, और वो कह रहे हैं कि भले पैंडेमिक है, भले समस्या, लेकिन अब इस आर्थिक गतिविधियों को खोलने की जरूरत है ताकि लोग अपना काम धंधा फिर शुरू कर सके। पहली चीज तो ये, यानी अब आप क्या करेंगे, लॉकडाउन। तो इनका ये जो कह रहे हैं तो स्वाभाविक है, सरकार वो कर रही है। आपको पता होगा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन के रूप में इंडिया के जिलों को, यानी स्टेट के जो भी जिले हैं, रेड, ऑरेंज और इसके बाद ग्रीन जोन, इन सब में बांटा जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस है रेड जोन तो ब्लॉक रहेंगे, ऑरेंज में थोड़ी सीमित गतिविधियां चलेंगी, ग्रीन में ठीक ठीक चेकिंग के साथ जो है गतिविधियां चलेंगी। तो यानी अब कोरोना के साथ, यानी पहला स्टेटमेंट यही है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि कोरोना के साथ ही रहना जब तक उसका समाधान हमें नहीं हो जाता। लेकिन आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आपको कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों को अब आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं उसकी सहायक गतिविधियों, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, उसकी सहायक गतिविधियों को आपको लेकर के आगे चलना पड़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपको जो औद्योगिक पूरा सिस्टम है, ठीक है ना, उसको आपको लेकर के आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, सेवाएं आपकी रुकी हुई हैं, अब आपको सबके बारे में एक बेहतर प्लान करना पड़ेगा। तो पहला तो ये है जिससे लोग अपना काम धंधा शुरू कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन आप खोलिए, बट आपको सावधानी पूर्वक कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे कि, यानी कि इकोनॉमी और प्लस सावधानी, ये भी एक कॉशंस, यानी सावधानी भी रहनी चाहिए। सावधानी क्यों, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत सही हो जाए। तो ये इसलिए कि यानी कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाए और उसके कारण, और सरकार चेकिंग करना भूल जाए और लेने को देने पड़ जाए। फिर इन्होंने कहा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा उसके उसके लिए बजट की एक सीमा है, अर्थात हमें व्यय के साथ साथ अब आय का भी सोचना है, यानी कि बजट। फिर उन्होंने भारत के बजट पर बातचीत करी। चलो भाई, आर्थिक गतिविधियां आप खोलेंगे, यानी क्या करेंगे, आप आर्थिक गतिविधियों को ओपन करिए, अच्छी बात है। ठीक है ना, आपने रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, जो भी होता हो, आपने ये ओपन किया,
लेकिन अब आपके पास क्या है, बजट। अभी आपका केवल व्यय हो रहा है, यानी आप लॉकडाउन केवल आपसे व्यय करा रहा है, और आय की संभावनाएं रुकी हुई, चूंकि आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है। क्यों करना है? बिकॉज क्या चाहिए, अब आपको आय बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी। आय का मतलब आपको जीडीपी बढ़ाना है। ऑब्वियस है, जब आप जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जब आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट होंगी। आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट होंगी तो आपकी भी आय बढ़ेगी, यानी आपके पास बजट में पैसा आएगा। और फिर आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस में? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह पे। और फिर लोगों को काम भी मिलेगा, और जब लोगों को काम मिलेगा तो स्वाभाविक है इकोनॉमी भी हमारी यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास काम आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, वो मार्केट से डिमांड करेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, इधर से डिमांड और इधर से सप्लाई, दोनों क्या हो जाएगा, उत्पादन शक्तियां यानी उत्पादनकारी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी, और इकोनॉमी धीरे धीरे अपनी राह पकड़ लेगी। तो ये है आय के बारे में सोचना। इसके साथ उन्होंने जो तीसरी बात फोकस करी, उनकी तीसरी बात थी कि गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए ये कहा गया। देखिए, इन्होंने एस्टिमेट भी बता दिया कि 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कितने करने होंगे? यानी 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी 65,000 करोड़। उन्होंने कहा कि हम प्रबंध कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए की। किसकी है? 200 लाख करोड़ रुपए की। यानी ये इन्होंने एक ऐसा फैक्ट दिया, अभी तक किसी ने डाटा नहीं दिया था। जैसे हमें ये लगता था कि बहुत ज्यादा भार पड़ जाएगा, बट हमारी इकोनॉमी 200 लाख करोड़ की है। तो ऐसे में 65, ठीक है ना, 1,000 करोड़ रुपए जो खर्च करने होंगे, तो हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी का हमें एक चेहरा इन्होंने बताया कि स्थिर है हम लोग। यानी अगर हम अपने वीकर सेक्शन की हेल्प करते हैं तो हम, और उसके बाद आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव या इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। यानी प्रभाव या इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये ऑब्वियस है, एक चीज यहां पर पॉजिटिव निकल करके आई। फिर इसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, यानी अगला चौथा, कि वैश्विक मंच पर यानी ग्लोबल सिनारियो में भारत एक बड़ी भूमिका इस समय निभा सकता है। यानी यहां पे उन्होंने भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा। किसके रूप में? भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा। क्या देखा? ग्लोबल लीडर के रूप में देखा। भारत के पास क्षमता है, यानी इसका मतलब है, ये देखिए, जब इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं, तो जो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, तो आप लोगों को सामान्यता भी अपने आसपास के जो लोग उनको समझाना चाहिए कि इतने बड़े अर्थशास्त्री इस परिस्थिति में भी कह रहे हैं कि भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। इसका मतलब कि भारत के ऊपर दीर्घकालिक बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा हैं। जरा आप कंपेयर करिएगा, हम लोग इतने ज्यादा हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन जितना उत्पादन करेगा उसके लोग खपा नहीं पाएंगे, उसे बाहर भेजना है। तो बाहर क्या है, डिमांड है ही नहीं भाई, सीमाएं बंद है, तो उसको नुकसान होगा, उसकी प्रोडक्शन यूनिट्स रुकेंगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम जितना पैदा कर सकते हैं उतनी उतनी हमारे पास खपत है। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं हम एक बेटर पोजीशन पे हैं, ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। भारत के पास क्षमता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, हमारे देश का फार्मा सेक्टर आज बड़ी भूमिका निभा सकता है। यानी अगर सर्विस सेक्टर में टूरिज्म यानी आपका पर्यटन, होटल, ये जो है, ये सारा पर्यटन, होटल, परिवहन, ये जो पूरा का पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ उद्योग था। नागरिक उड्डयन, ये अगर नीचे जा रहे हैं, नागरिक उड्डयन, तो अगर ये नीचे जा रहा है, तो उसकी जगह अगर हम फार्मा सेक्टर को प्रमोट करें, क्या करें, इसके लिए विशिष्ट नीतियां लाएं, बिल्कुल प्लान, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी जो इधर से हमें हानि हो रही है उसको हम फार्मा सेक्टर से पूरा कर सकते हैं। ये होता है इकोनॉमी में गिव एंड टेक, कुछ गया तो कुछ हमें ले लेना है। तो फार्मा सेक्टर की आज बड़ी भूमिका, तो इसका मतलब इसके लिए अलग पॉलिसी अभी अनाउंस कर देनी चाहिए। इनके अनुसार फिर आगे इन्होंने कहा, आज स्वास्थ्य, नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था, यानी अब इसका पांचवा उन्होंने कहा हेल्थ के लिए और रोजगार के लिए। क्लियर है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, देशवासियों के लिए जरूरी और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है, ताकि भूखमरी जैसे हालात ना हो। यानी इस बात में छुपा है
यानी हमें उनको सबसे पहले अभी, यानी जो कॉमन मिनिमम नीड्स होते हैं, यानी भोजन जल, ठीक है ना, ये जो भोजन है, जो जल है, यानी जो एक कॉमन मिनिमम नीड्स, यानी उनकी खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, ये सुनिश्चित करनी, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, फिर इसके बाद उनका स्वास्थ्य सुरक्षा, इस पर हमें स्वास्थ्य सुरक्षा, इस पर हमें प्राथमिकता रखनी होगी एक लंबे टाइम तक, ये है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें जॉब, यानी नौकरी, चूंकि भारत में पहले से भी जॉबलेस ग्रोथ रही है, यानी कि ग्रोथ का मतलब जीडीपी बढ़ती रही है, बट इस जीडीपी की बढ़त के अनुपात में या रेशियो में क्या है, जॉब्स नहीं मिले, यानी जॉब क्या है, नहीं मिले। और हम लोगों ने देखा यूपीएससी में कई बारी कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, रोजगार विहीन समृद्धि है, ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहे, नहीं पढ़ते, रोजगार विहीन समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि, ऐसा ये निबंध भी आया था एक बार। तो इसका मतलब है रोजगार विहीन समृद्धि। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है, नौकरी पर भी अच्छा फोकस करना है, क्योंकि नौकरियां जाएंगी, ऐसे में नौकरियों को बचाना महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में कुछ गलत तो है। ग्लोबल आर्थिक, देखिए ये अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी है उनको आगे की चिंता, कुछ के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास है, दूसरा उनके आगे की चिंता है, तीसरा आय का असमान वितरण है, की इनकम बहुत ज्यादा, चौथा अवसरों का ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपॉर्चुनिटीज उनका सही वितरण करना होगा। और राजन के मुताबिक इस समय भारत के लिए अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का मौका। ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में टोटल यानी पूरे वैश्विक स्तर पर लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास है उनको आगे की चिंता, आय का डिस्ट्रीब्यूशन, 1% के पास इतनी इनकम, 80% के पास बहुत कम इनकम, यानी एक के पास बहुत ज्यादा, 80% के पास बहुत कम, ऐसा अवसरों का सही वितरण। और इस समय भारत के पास मौका है कि अपनी इंडस्ट्री के द्वारा ये जो ग्लोबल आर्थिक सिस्टम का स्वरूप है उसको अपने हिसाब से ढाल सके और अपने देश, अपने नागरिकों और अपनी जीडीपी को फ्रंट फुट पर बैटिंग कराने को चल सके। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से होने वाले सामाजिक व आर्थिक प्रभाव का आकलन कर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, ये क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो लबोलुआब आपका रहा है, आप देख सकते हैं कि जो जो बातें उन्होंने कही, आई होप आपने समझा होगा। उन्होंने जो सबसे पहले कहा, जो पहली बात यहाँ एक बार बता दूं जिससे आप लिख सकते हैं, यानी आपको आर्थिक गतिविधियों को अब खोलना पड़ेगा, आर्थिक गतिविधियां, बट आर्थिक गतिविधियां प्लस सावधानी, यानी आपकी पॉलिसी में होना चाहिए सावधानी, यानी कि लॉकडाउन को उठाना है बट उसके साथ सावधानी, यानी जब भी कोई आर्थिक नीति बनाएंगे तो उस आर्थिक नीति में कोरोना को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खोलें और संक्रमण फैल जाए, चूंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है अब इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों को। फिर उन्होंने कहा कि सरकार को जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, उसके लिए प्रबंध करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रबंध करना चाहिए, और इसके लिए भारत के पास पर्याप्त राशि है, ठीक है ना, यानी कि लगभग 65 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन भारत के पास 200 लाख करोड़ है अभी, तो भारत जो है अपने इनको कर सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है, आपको करना पड़ेगा। तो यानी अगर आप कुछ भी, जैसे आज मनरेगा के तहत दिया जा रहा है, अन्य योजनाओं के तहत जो है दिया जा रहा है, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी कुछ दिन के लिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी जो गाय स्टैंडिंग की अवधारणा, किसकी अवधारणा है, गाय स्टैंडिंग, ये विचारक हैं, तो इनकी अवधारणा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी सभी के अकाउंट में कुछ एकमुश्त राशि हर महीने जाती रहे, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये है तीसरा। फिर उन्होंने क्या कहा, आय और बजट। उन्होंने कहा कि सरकार को अब क्या करना चाहिए, चूंकि सरकार की आय से ज्यादा, यानी आय से ज्यादा व्यय हो रहा है, ऐसे में बजट, सरकार को अपना बजट अब बेहतर करना है, तो इसके लिए अब उसको काम करना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियां उसे प्लान करना पड़ेगा। क्लियर है। और इसमें उन्होंने कहा कि कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी, जैसे फार्मा सेक्टर है, तो सरकार की बड़ी मदद कर सकता है, ये अब आगे बढ़ेगा, हेल्थ सेक्टर आगे बढ़ेगा, तो सरकार क्या करे
कि यानी जो आपको नागरिक उड्डयन से, जो आपको पर्यटन से, जो आपको हॉस्पिटैलिटी से यहां से जो नुकसान होगा उसको फार्मा से भरने की कोशिश करे। तो जहां जहां पर संभावनाएं उनका सरकार दोहन करे। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी चीज आपको करनी है। और फिर उन्होंने कहा ग्लोबल लीडर बनना है। क्या करना है? ग्लोबल लीडर बन सकता है भारत। ठीक है, और फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि जो ग्लोबल आर्थिक सिस्टम है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको भी हमें दूर करने की आवश्यकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, तो हमें क्या करना है? हमें इसको दूर करने की आवश्यकता है। इसमें जो असमानता है, सॉरी, जो इसमें असमानता है उसे, ठीक है ना, कहीं कहीं असमानता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? एक बेहतर सिस्टम को डेवलप करना है। इंडस्ट्रियल मतलब एक बहुत बड़ा अवसर है कि भारत अपने इंडस्ट्रियल सेगमेंट को, ग्लोबल सिस्टम में आज भारत औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा राष्ट्र है। तो इस असमानता को वह इस समय उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रश्न को लिखिएगा, कोरोना महामारी से होने वाले सामाजिक व आर्थिक प्रभावों का आकलन कीजिए। याद रखें, कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एडमिशन के लिए एसके लाइव कोड यूज करते रहिए। तो ये आप स्टार्ट करें और फिनिश करें जबरदस्त रूप से। मिलते हैं प्राइम टाइम में अपने कल के लेक्चर में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लेट्स क्रैक इट। सुबह द हिंदू की क्लास 8 PM कभी नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। थैंक यू सो मच।